हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था भारत के संविधान की अनुसूचियां हमने जान ली थी। उसके अंदर एक अनुसूची हमने पढ़ी थी, प्रथम अनुसूची थी। उसमें मैंने आपको 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाए थे। सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन ये 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, 8 केंद्र शासित प्रदेश इसमें थे, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन और दीव को मिला दिया गया था 26 जनवरी 2020 को। आज का टॉपिक हमारा रहेगा, हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद में हम अनुच्छेद 1 से लेकर आगे जितने होंगे आज हम ट्राई करेंगे करने की। सबसे पहले आता है हमारे पास अनुच्छेद 1। इसके अंदर अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ये हमें अनुच्छेद 1 में बताया गया है। राज्यों का समूह ही भारत है। अनुच्छेद 2 में हमें बताया गया है नए राज्यों का निर्माण हम कर सकते हैं। भारत के अंदर नए राज्यों का निर्माण। और अनुच्छेद 3 में हमें बताया गया है कि हम जो भी राज्य हैं भारत में उनके एरिया में चेंज कर सकते हैं और उनके नेम में भी चेंज कर सकते हैं। राज्यों के नाम और क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। ये हमें अनुच्छेद 3 बताता है कि राज्यों के नाम और क्षेत्र में हम बदलाव कर सकते हैं। राष्ट्रपति की परमिशन से कर सकते हैं और संसद ये काम कर सकती है। अनुच्छेद 4 में ये बताया गया है कि जो 2 और 3 अनुच्छेद हैं इनमें जो भी बदलाव होगा वो संविधान का संशोधन नहीं कहलाएगा। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी बदलाव होगा वो संविधान का संशोधन नहीं कहलाएगा। ये चारों अनुच्छेद जो हैं वो भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। भाग 1, संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसके अंदर पहला है भारत के बारे में। भारत जो है क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। दूसरे अनुच्छेद में आता है राज्य, नए राज्यों का हम निर्माण कर सकते हैं। संसद जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तीसरे अनुच्छेद में आता है राज्यों के नाम और क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। और अनुच्छेद 4 में आता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी बदलाव होंगे वो संविधान का संशोधन नहीं होगा। आगे हम भाग 2 पढ़ते हैं। भाग 2 में संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद दिए गए हैं 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 है भाग 2 में। और ये 5 से 11 अनुच्छेद जो है हमें नागरिकता के बारे में बताते हैं। नागरिकता के बारे में बताते हैं 5 से 11 अनुच्छेद। इसके बाद भाग 3 में दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 अनुच्छेद दिए गए हैं भाग 3 में, और ये हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं भाग 3 में है 12 से 35 में।
भाग 4 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 36 से 51। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है, इनका हम बाद में जिक्र करेंगे। आज हम अनुच्छेद पढ़ते हैं कौन से क्या है सब। अभी हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या है, कैसे ली जाती है, कैसे छोड़ी जा सकती है नागरिकता। सबसे पहले नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। ऐसा कौन सा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता है? वो है अमेरिका। अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। और 3 नागरिकता कौन से देश में है? स्विट्जरलैंड में। तीन नागरिकता है। एकल, दोहरी और 3 नागरिकता का मतलब क्या है हम समझते हैं। मान लिया ये है जिला। जिला से क्या बनता है? राज्य। और राज्य से बनता है देश। जिसके पास सिर्फ देश की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। यानी भारत में एकल नागरिकता है तो भारत के पास सिर्फ देश की नागरिकता है। जिसके पास दोनों नागरिकता है, राज्य की और देश की, वो दोहरी नागरिकता है। और 3 नागरिकता, जिसके पास जिला, राज्य और देश तीनों की नागरिकता है, वो 3 नागरिकता है स्विट्जरलैंड की है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी नागरिकता का टॉपिक। नागरिकता हम ले कैसे सकते हैं? हम भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले हम जन्म से ले सकते हैं। यानी कि हमारा जन्म भारत में हुआ हो, हमारे माता पिता भारत के हों, तो हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है। दूसरी, वंशज रूप से। वंशज रूप से भी हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। हमारे पूर्वज भारत में रह रहे हों तो हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है। तीसरी, प्राकृतिक रूप से। इसके लिए हमें भारत में कोई अच्छा कार्य करना होगा, अच्छा कार्य, और 7 साल तक हमें भारत में निवास करना होगा। भारत के लिए अच्छा कार्य करना होगा जिससे देश का नाम ऊंचा हो। 7 वर्ष के लिए देश में रहना पड़ेगा। और जो अनुसूची 8 में दिया गया है, 8 में 22 भाषाएं दी गई है, उन भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान हमें होना जरूरी है। 22 भाषाओं में से एक भाषा का हमें ज्ञान होना जरूरी है, तब हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि भारत की नागरिकता हम छोड़ कैसे सकते हैं? भारत की नागरिकता हमसे छीनी कैसे जा सकती है? पहली, बाय सेल्फ, मतलब हम खुद अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। अगर हम किसी अन्य देश की नागरिकता ले लें तो हमारी ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता छोड़ी जा सकती है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। किसी बाहरी व्यक्ति, किसी बाहरी देश की नागरिकता अगर किसी के पास है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर वो पिछली नागरिकता छोड़ता है तो भारत की नागरिकता मिल सकती है। दूसरी, हमें मिल सकती है, कैसे छोड़ सकते हैं नागरिकता? बाय टर्मिनेशन। यानी कि किसी ने अगर देशद्रोह का काम किया है, कोई देशद्रोह है, तो भी हमसे
भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। कोई देशद्रोह है तो उससे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। ये हो गया हमारे पास नागरिकता का टॉपिक, जो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में आते हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में आते हैं। अब पढ़ेंगे हम भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। यह आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मौलिक अधिकारों को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई बार कि भारत के संविधान को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा भारत के संविधान को हम बोल सकते हैं। 12 से 35 के अंदर आता है। अनुच्छेद में अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जोड़े कब गए थे? कराची अधिवेशन था, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी कराची अधिवेशन में। इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव रखा था मौलिक अधिकारों का। और कराची अधिवेशन के टाइम पर ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने की तैयारियां चल रही थी। हमें पढ़ना है 12 से 35 के मौलिक अधिकार। सबसे पहले 12 और 13 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 12 और 13 है। इसके अंदर राज्यों के बारे में बताया गया है। ये हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत कम पूछा जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम 14 अनुच्छेद। इसके अंदर व्यक्ति की समानता के बारे में बताया गया है। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में समानता के बारे में बताया गया है कि भारत के कानून के समक्ष भारत के सभी व्यक्ति एक समान हैं। अनुच्छेद 15 में रंग, जाति, लिंग के आधार पर सभी समान हैं, ये बताया गया है। अनुच्छेद 15 में रंग, भेद, लिंग, जाति के आधार पर सभी को समान बताया गया है। अनुच्छेद 16 में सरकारी रोजगार में सभी व्यक्ति हिस्सा ले सकते हैं, यानी सरकारी रोजगार के सभी व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। बस मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए। समान अवसर, रोजगारों के समान अवसर के बारे में बताया गया है। रोजगार के समान अवसर। रोजगारों के समान अवसरों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 हमें क्या बताता है? छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत और अस्पृश्यता का
अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के अनुसार। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 में, यानी कि पहले उपाधियां दी जाती थी। महात्मा गांधी को मिली थी केसरे हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिली थी। उन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब बस सम्मान सूचक शब्द के का प्रयोग होता है। उनकी जगह पर कुछ सम्मान के लिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे पुरस्कार चला दिए हैं। और ये अनुच्छेद 14 से 18 तक के अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार के अनुच्छेद हैं 14 से 18 तक। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं। उन्नीस से 22 स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं। 19 में क्या बताया गया है? 19A, 19B, 19C, 19D, 19 के अंदर ABCDEFG तक अधिकार है। सबसे पहला है अभिव्यक्ति व्यक्त करने का। दूसरा हथियार के बिना किसी भी समूह में जाने का, समूह या संघ में जाने का। सी में कोई भी समूह बनाने का, समूह या फिर संघ बना सकते हैं। डी में आवागमन की स्वतंत्रता है। ई में हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में। एफ में संपत्ति का अधिकार। और जी में हम जो मर्जी आए वो रोजगार कर सकते हैं, रोजगार की स्वतंत्रता। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है ए पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे इसको याद करेंगे? अभिव्यक्ति में है ए और अनुच्छेद 19A है। बी में हथियार के बिना समूह या संघ बना सकते हैं। बी मतलब बिना हथियार के हम समूह या संघ बना सकते हैं। किसी भी समूह या संघ में हम जा भी सकते हैं या बना सकते हैं। बी में ये दिया गया है। सी में हमें संघ बनाने की आजादी है, सी फॉर संघ। डी से हम याद कर लेंगे, डी मतलब दिल्ली में हम कभी भी आ जा सकते हैं, यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता हमें। ई मतलब निवास की स्वतंत्रता। आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सब कुछ, तो हम निवास के लिए पहले ही बुक करना होगा बाय इलेक्ट्रिक से, यानी कि ई कॉमर्स हो गया, ई बिल से हमें पहले ही निवास की बुकिंग करनी होगी। एफ संपत्ति का है। एफ से हम याद करेंगे फंड यानी कि संपत्ति का अधिकार, लेकिन ये हटा दिया गया है अब
44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। जी से हम रोजगार को याद करें, रोजगार की स्वतंत्रता है। जी यानी कि जो जी में आए वो रोजगार कर सकते हैं। इस तरह से हम 19 के सभी पार्ट हम याद कर लेंगे। उसके बाद आता है 20, 21 और 22। बीस, 21 और 22 में हम 20 में हमें दिया गया है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। 20 के अंदर दिया गया है किसी भी व्यक्ति को एक बार सजा मिलेगी किसी एक अपराध के लिए। और दूसरी बात ये दी गई है कि व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा, यानी कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा कोई भी खुद के खिलाफ या खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं करेगा। और तीसरी बात, उसको अगर किसी ने अपराध किया है उसको सजा तत्कालीन कानून के हिसाब से मिलेगी। तत्कालीन कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। ये हमें अनुच्छेद 20 में बताया गया है। अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। दूसरी बात है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा, तत्कालीन कानून का मतलब है जिस टाइम पर अपराध हुआ है उस टाइम पर जो कानून था उसके हिसाब से सजा मिलेगी। यानी कि अगर मान लिया आज कोई क्राइम हुआ है, आज कोई अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई होते होते मान लिया 3 साल बाद अगर उसकी सजा बताई जाती है तो आज की सजा के अनुसार उसको सजा मिलेगी। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि जीवन जीने का अधिकार सभी को है। कोई भी व्यक्ति हमसे हमारा जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकता। जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21A के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसको ऐड किया गया था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत 21A को अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया था। आज का लास्ट करते हैं अभी अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, किसी व्यक्ति को कैद किया गया है, तो उसको कैद करने की वजह बतानी होगी। गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट आता है कि 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर कोई उच्च दंडाधिकारी के सामने कैदी को प्रस्तुत करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि अगर किसी व्यक्ति को कैद किया गया, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उसको अपने अधिवक्ता यानी वकील से सलाह लेने की
छूट दी गई है। वकील से सलाह ले सकता है कोई भी गिरफ्तार किया गया व्यक्ति। ये हो गए भी हमारे 1 से लेकर 22 तक हमने पढ़ लिया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 23 से 35। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आज की वीडियो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सारे के सारे शायद याद हो गए होंगे, यही उम्मीद है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं अभी, HSSC के भी और SSC के भी। ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी पॉलिटिकल साइंस समझने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।